ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। जैसे अगर ये डायनासोर ऊपर है तो इसकी कुछ पोजीशन है, और ग्रेविटी के सेंस में अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पर इसे छोड़ूंगा तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरता है, तो नीचे यहाँ पे अगर कुछ बटन रखा होगा, कुछ चीज़ होगी तो वो दब जाएगी, तो ये वर्क कर सकता है इसकी पोजीशन के कारण। तो ये हो जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम h हाइट पर ऊपर उठाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है? mgh। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का कुछ और फॉर्मूला देखने वाले हैं, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं हाइट h को बढ़ाता जाऊं, ठीक है, अर्थ से सरफेस से मैं इसे उठा रहा हूं, कितना मैंने इसको ऊपर उठा दिया है? अर्थ का रेडियस था, रेडियस ऑफ अर्थ re, उसका डबल मैंने यहाँ पर उठा दिया है, ट्वाइस ऑफ re। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh वाले फॉर्मूले से कितनी हो जानी चाहिए? mg में h की जगह हम रख देंगे 2 टाइम्स re, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी mg इंटू 2re। और ये गलत है, ये काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि जब हम इस डिस्टेंस पे बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बदलता है। अर्थ की सरफेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। वहीं इस केस में क्या होता है? इस केस में जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब भी हम ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को उछालते रहते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको हम mgs से डिनोट कर देते हैं। अब हमें देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं तो रिलेटिव होती है। जैसे इस केस में देखो, हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था, फिर यहाँ से ऊपर गए तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। इस ग्राउंड में ऐसा खास क्या था? या अगर मैं यहाँ खड्डा खोद दूँ तो क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिलेटिव होती है। हमें किसी ना किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेना चाहिए। और किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाए? ऐसे पॉइंट की जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब कोई चीज़ होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। ऐसे सिंगल मास के लिए कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग मास होंगे तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए देखो, अगर मान लो हमारे पास इस कैपिटल मास को हम फिक्स कर दें कि भाई ये मास मूव नहीं कर सकता, हमारे पास सिर्फ ये मास है जो इधर या इधर मूव कर सकता है, यानी कि ये इस बड़े वाले मास से या तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा या फिर उसके पास आता जाएगा, कितना भी पास आ सकता है। इस छोटे वाले मास के ऊपर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा। देखो, हमारे पास यहाँ पर जब होता था ये नीचे गिरता था, है ना, इसके ऊपर नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स था, तो ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर भी देखो, इधर की तरफ फोर्स लगता था, तो हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ बढ़ेगी। वैसे भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? F = -du/dx। तो उल्टा डायरेक्शन यहाँ पर होता है। अच्छा, अब मैं अगर इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, फोर्स के डायरेक्शन से अगर मैं दूर इसे मूव करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाऊंगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं दूर जाते जाऊंगा हमारे जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है, और फोर्स की वैल्यू 1/r² के हिसाब से कम होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी फोर्स कम हो जाता है डिस्टेंस बढ़ाते हैं उससे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको रेफरेंस वैल्यू 0 डिफाइन कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है उस वक्त उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोला जाता है। ऐसा डिफाइन किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी सब रिलेटिव होती है, इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान होती है। अच्छा, यहाँ पर जब हम थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी जो कि 0 है। अब उससे वो थोड़ा भी इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए हमेशा हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। और एक्चुअली हमारे पास उसका फॉर्मूला भी है। पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ 2 masses = -G(M)r। यहाँ पर एक का मास m है, दूसरे का मास m है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r हो जाएगा। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अब उस डेरिवेशन को देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक मास है, स्मॉल मास m, इसको यहाँ r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में
मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स ग्रेविटी का। मैं इसे खींच के ले जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? इतना ही लगाऊंगा और बहुत धीरे उसको ले जाऊंगा। उसकी वेलोसिटी बढ़ानी नहीं है हमें, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रखनी है, तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने वर्क डन किया है वही उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है। तो W प्लस U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वहाँ से आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन जो मैंने किया। अब यहाँ से कितना मैंने वर्क किया उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो किसी भी वक्त पर ये पार्टिकल हमारा x डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पर हमारे पास ये है डिस्टेंस x। जिस वक्त ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे था उसके वक्त इसके ऊपर पीछे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। कितना लग रहा था? Fg इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इतना ही फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगाया होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इस फोर्स के साथ मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा आगे मूव कर दिया। कितना मूव कर दिया? उसको मैंने dx अमाउंट से मूव कर दिया यहाँ तक। तो मैंने कितना वर्क किया? जितना मैंने फोर्स लगाया था और जितना मैंने उसको डिस्प्लेस किया, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो कोई कॉस थीटा की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मेरे पास dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। x की लिमिट क्या होगी? x की इनिशियल वैल्यू थी कैपिटल R, x की फाइनल वैल्यू है इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट्स आ जाती है। यहाँ पे लिमिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ R से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती है? G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रल वो x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाता है? -1/x। लिमिट रखनी पड़ेगी हमें r से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर Gmm इधर कॉमन आया हुआ था, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाता है Gmm -1/इन्फिनिटी -1/r। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाती है Gmm डिवाइडेड बाय सिर्फ r, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। 1/इन्फिनिटी इज 0। अच्छा, ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। वर्क एक्सटर्नल, मैंने कितना वर्क किया? देखो, इसको जब मैं ऊपर उठाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाती है। तो एक्सटर्नल एजेंट यानी मैंने कितना वर्क किया इस पे? mgh के बराबर। जितना ज़्यादा मैंने वर्क किया वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैं लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, u इनिशियल, या फिर मैं उसको लिख देता हूँ u r किसी भी रेडियस r पे प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। इसकी वैल्यू है 0 बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्टेंस r की वैल्यू आ जाती है -WEXT, यानी कि -Gmm डिवाइडेड बाय r। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। इस पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, हमारे पास यहाँ पर 2 मास हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? कभी ना कभी यहाँ पर पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक मास m रहा होगा, फिर कोई और दूसरे मास को इनफाइनाइट से यहाँ पर घसीट के लेके आया होगा। तो यहाँ पर पूरे समय उसके ऊपर फोर्स भी इधर लगा रहा था ग्रेविटेशनल वाला, और वो इस तरीके से मान लो गिर रहा है। तो जैसे ये गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही होगी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे हम, एक्चुअली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मान लो ऐसा होता है कि ये वाला मास हमारा जो है ये फिक्स था, इस वाले मास को कोई इनफाइनाइट से लेके आया, तो हमें पता नहीं चलेगा इनमें से पहले हम कौन से वाले मास को यहाँ पे लेके आए थे, कौन से को स्टैटिक रहा था, किसको इनफाइनाइट से खींच के लाए। इसीलिए हम हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें पता करना है। इस केस में हमारे पास जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है उसकी वैल्यू हो जाती है -Gmm डिवाइडेड बाय r, या फिर -Gm² बाय r भी उसे बोल सकता हूँ। दूसरे वाले केस में देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मास की वैल्यू वही है लेकिन डिस्टेंस इस बार डबल कर दिया है मैंने, तो वैल्यू हो जाएगी -Gm² डिवाइडेड बाय
2r। हम पता भी कर सकते हैं अगर इसको r डिस्टेंस से अगर मैं 2r डिस्टेंस पे खींच के ले जाऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, उतना ही वर्क हमें करना पड़ जाएगा। तीसरा केस है कि भाई अगर इनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की U इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू 0 होती है। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि बाई डेफिनेशन अगर कोई पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमारे पास मास की वैल्यू है m, यहाँ पर वैल्यू है 5m, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी m इंटू 5m डिवाइडेड बाई r विच इज इक्वल टू माइनस 5gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। बहुत ही सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल मासेज हैं, मल्टीपल यहाँ पे भी 2 थे, 2 से ज़्यादा मासेज हैं। हमारे पास ये 3 मास की सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो पहले हमारे पास सिर्फ एक मास था, उसके बाद हम दूसरा मास यहाँ पे लेके आए तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, फिर हम तीसरा मास भी लेके आ गए तो तीसरे मास पे दोनों लोगों ने फोर्स लगाया होगा, इसने भी लगाया होगा, इसने भी लगाया होगा, तो इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इनकी कुछ सेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनकी भी होगी और इनकी भी होगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 3 ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास पहले सिर्फ यही इस तरीके से मास था, 2 मास थे, ठीक है, तो 2 मास थे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा मास भी लेके आ गए, तो अब हमारे पास इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनकी तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो इसमें हम फिर ऐड कर देंगे माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, तो वो फिर से आ जाता है माइनस 3 GM स्क्वायर अपॉन आर। इससे हमें पता क्या चलता है, मान लो हमसे पूछा जाए कि इस मास m को हमको निकाल करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। उस केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, इतनी पूरी की पूरी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, वो सिर्फ इतनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला मास तो फिर जा चुका होगा ना, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बचेगी नहीं। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर सीधे सीधे प्लस 2GM स्क्वायर बाई आर। ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों है? प्लस इसलिए आया क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच के ले जा रहा है, तो वो वैल्यू अपने आप प्लस में आ जाएगी। आप उसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to the radius of the earth is। देखो अगर हमारे पास कोई मास m है जिसको हम h हाइट से उठाते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ती है, mgh। तो mgh की वैल्यू अगर r है तो हम a ऑप्शन मार देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम किसी इस तरीके से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं h हाइट तक और अगर g की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, अगर मैं छोटा मोटा मोशन कर रहा हूँ तो वो वाला फॉर्मूला हमारा काम करता है। लेकिन जब हम इस तरीके से ऊपर उठा देते हैं, है ना, तब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पूरे समय g की वैल्यू बदलती जाएगी। g की वैल्यू बदलती जाएगी तो हमें यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। देखो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम u फाइनल माइनस u इनिशियल लिख सकते हैं। अच्छा u फाइनल की वैल्यू कितनी थी, u फाइनल की वैल्यू देखो इन दोनों के बीच में मास m और स्मॉल मास m, जब भी हमारा स्फीयर के बाहर होता है पार्टिकल तो ये स्फीयर को भी हम एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू हो जाती है g माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन 2r। माइनस आएगा, है ना, फॉर्मूले में माइनस है। अब माइनस लगाएंगे और यहाँ पर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, उन दोनों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस था सिर्फ r, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस GM डिवाइडेड बाई r। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है GM डिवाइडेड बाई 2r। ओके, तो ये तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाता है GM डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू m इंटू r बाई 2।
और ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू gmr/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो हाफ mgr। ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ पर मेरी होती है लाइव क्लासेस जो एब्सोल्युटली फ्री है, जिनको एक्सेस करने के लिए आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हो। और ये सारी की सारी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो IIT JEE हो, CBSE फाउंडेशन या नीट। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को एक लेवल अप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और वहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हर महीने बहुत सारे नए नए बैचेस लॉन्च करते रहते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री प्लान अनलॉक करो, पहले मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके, और फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक लेवल अप करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन लो। मिलते हैं लाइव।